नमस्कार दोस्तों, मैं पायल तंवर आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र ये आपको सभी एग्जाम्स में काम आएगा, जैसे महिला सुपरवाइजर, एमपीपीएससी और सभी एग्जाम्स में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं प्रजनन तंत्र को पढ़ना। देखिए, प्रजनन तंत्र जो है, प्रजनन तंत्र के बारे में आपसे पूछा जाता है कि क्या है प्रजनन। तो भाई प्रजनन का अर्थ होता है कि कोई भी जीव जो है वो अपने ही समान संतान को जन्म देता है। ठीक है, किसी भी सजीव के द्वारा अपने ही समान संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। जैसे मनुष्य जो है वो मनुष्य जाति को जन्म देता है। फिर अगर मान लो गाय है तो गाय जन्म लेगी, कुत्ता है तो कुत्ता जन्म लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ही समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाएगा? प्रजनन कहलाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए नोट्स लेकर आई हूँ। जैसे आपसे लिखा हुआ है भाई कि सजीवों के द्वारा अपने ही समान संतान को क्या देना, जन्म देना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो मेनली जो होता है प्रजनन दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक आपको दिख रहा होगा अलैंगिक प्रजनन जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। ठीक है, देखिए भाई, लैंगिक प्रजनन का अर्थ होता है इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है, वो प्रजनन क्या कहलाएगा? लैंगिक प्रजनन कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो भाई मनुष्यों में जो प्रजनन होता है उसमें फीमेल की भी आवश्यकता होती है, मेल की भी आवश्यकता होती है। ऐसा जो प्रजनन है वो क्या कहलाएगा? लैंगिक प्रजनन कहलाएगा। अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि कर लेता है। मीन्स इसमें दो जीवों की, दो सजीव शरीरों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई एक ही जीव होता है जिसके द्वारा प्रजनन की क्रिया हो जाती है और वो अपनी संतान को जन्म दे देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। अगर दूसरा पॉइंट देखें लैंगिक प्रजनन के बारे में, आप बताएंगे भाई इसमें निषेचन की क्रिया के बाद जीव बनता है। ठीक है, इसमें निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम देखें मनुष्यों में, तो भाई मनुष्यों में जो मेल सेल होती है, आपकी मेल गैमेट सेल जो होती है उसको बोलते हैं शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और जो मादा गैमेट सेल होती है, फीमेल गैमेट सेल होती है, उसको बोलते हैं अंडाणु। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ से नए जीव का निर्माण होगा, मीन्स जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, उसके बाद में भ्रूण का विकास होगा गर्भाशय में। तो ये सब चीजें जो होती है ये चलते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल के मिलने के बाद में। ठीक है, अब वहीं पर बात करें अलैंगिक प्रजनन में, तो भाई इसमें जीव अकेला ही वंश वृद्धि कर लेता है। तो इसमें ना तो मेल गैमेट सेल की आवश्यकता होगी, ना तो नर जनन कोशिका की आवश्यकता होगी, और ना ही मादा जनन कोशिका की आवश्यकता होगी। इसमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब अगर हम बात करें किसकी? लैंगिक प्रजनन की, तो भाई इसमें युग्मक मीन्स गैमेट्स, अंडाणु और शुक्राणु दोनों बनते हैं, क्योंकि दोनों के मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है। और अगर हम बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो भाई यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, मीन्स यहाँ पर ना ही मेल गैमेट सेल बनेगी और ना ही फीमेल गैमेट सेल बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव प्रजनन के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में महिला सुपरवाइजर हो या एमपीपीएससी या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो मेनली यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, मानव प्रजनन के बारे में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मानव प्रजनन की हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भाई मानव में कैसा प्रजनन होता है, तो आप बताएंगे कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में कैसा प्रजनन होता है? आप बताएंगे लैंगिक प्रजनन होता है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है भाई, जैसे अगर आपसे बात करें कि जो मनुष्यों में प्रजनन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो देखिए जो प्रजनन होता है ना वो दो प्रकार से होता है। एक होता है विविपोरस और एक होता है ओविपोरस। भाई विविपोरस का मतलब होता है सीधे बच्चों को जन्म देना, जैसे मनुष्य सीधे बच्चों को जन्म देता है, जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो ये सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम होते हैं विविपोरस, या विविपोरस को हिंदी में बोलते हैं जरायुज। ठीक है, जो सीधे अपने संतान को जन्म देती है। तो मनुष्यों में विविपोरस रिप्रोडक्शन होता है।
अब अगर हम बात करें, एक ऐसा प्रजनन होता है जिसको हम बोलते हैं अंडायुज या इसको हम बोलते हैं ओविपोरस। ओविपोरस का मतलब होता है कि जो जीव होते हैं वो अंडों के द्वारा अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मींस वो पहले अंडा देते हैं फिर उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में कैसा प्रजनन होता है अगर आपसे ये पूछे तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप बताएंगे विविपोरस बताएंगे, विविपोरस रिप्रोडक्शन बताएंगे, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है मानव प्रजनन की? तो अगर आपसे पूछे कि भाई मानव में कैसा प्रजनन होता है, तो मनुष्य जो होते हैं वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, मींस एक लिंगी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि भाई मनुष्य में या तो नर प्रजनन अंग होगा, ठीक है, या फिर उसमें क्या होगा, मादा प्रजनन अंग होगा। भाई ऐसा नहीं होता कि उसमें नर प्रजनन अंग भी हो जाए, मादा प्रजनन अंग भी हो जाए। जैसे अगर हम बात करें फूलों की, जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं ना वो द्विलिंगी होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग दोनों ही पाया जाता है, ठीक है, पर मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। ओके, तो आप बताएंगे भाई मनुष्यों में नर प्रजनन अंग के रूप में क्या होता है, वृषण होता है, टेस्टिस होता है, और मादा प्रजनन अंग के रूप में क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। और मनुष्य क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब अगर हम बात करें चौथी विशेषता की, तो यहां पर आप बताएंगे द्विरूपता पाई जाती है, मींस डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब कि यहां पर अगर हम मनुष्य की बात करें तो मादा के कुछ अलग गुण होते हैं और नर के कुछ अलग गुण होते हैं, यहां पर द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर मादा प्रजनन की इतनी विशेषताएं होती है। अब इन्हीं को हमको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर मनुष्यों में प्रजनन के चरण के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रजनन के चरण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रजनन के चरण। मानव में प्रजनन जो होता है वो कितने चरणों में होता है, तो प्रजनन के कुछ चरण हैं, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं पहला चरण कौन सा है। तो जो पहला चरण है गैमेटोजेनेसिस, मींस युग्मक जनन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि मादा और नर, मींस पुरुष और महिलाओं के शरीर में जो जनन कोशिकाएं हैं ये बनने लगती है, ठीक है, इनका निर्माण होने लगता है, ये बनने लगती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है भाई कि मनुष्यों में जनन कोशिका, मींस गैमेट सेल, जनन कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। जैसे मनुष्यों में अगर हम बात करें, पुरुषों में जनन कोशिका के रूप में कौन होती है, शुक्राणु होती है, और महिलाओं में, फीमेल्स में जनन कोशिका गैमेट सेल्स कौन होती है, अंडाणु होती है। अब देखिए यहाँ पर पुरुषों में 11 से 12 वर्ष की उम्र में जो है यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और महिलाओं में 11 से 12 वर्ष की उम्र में अंडाणु कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी उम्र में महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, जिसे हम बोलते हैं मासिक चक्र शुरू हो जाते हैं। 11 से 12 या 13 वर्ष की उम्र में मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि महिला और पुरुष की आयु जो होती है वो लगभग समान होती है। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण 11 से 12 वर्ष की उम्र में, और महिलाओं में अंडाणु का जो निर्माण होता है वो भी 11 से 12 वर्ष की उम्र में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला चरण। अब दूसरे चरण में क्या होगा भाई, तो यहाँ पर शुक्राणु तो बन जाते हैं और अंडाणु भी बन जाते हैं पहले चरण में। दूसरा चरण क्या होता है, तो दूसरा चरण होता है वीर्य सेचन, या इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन का मतलब होता है कि शुक्राणु जो होते हैं वो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा पुरुष के शरीर से महिला के शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। पुरुष के शरीर से शुक्राणु जो है वो महिला के शरीर में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन शुक्राणु जो होते हैं ये वीर्य में होते हैं, ठीक है, वीर्य के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं सीमेन, ठीक है। तो सीमेन के माध्यम से पुरुष के शरीर से महिला के शरीर में शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। बस इतने ही प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस। जैसे देखिए, शुक्राणु का मादा शरीर तक पहुंचना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए तीसरी प्रोसेस क्या है, तो तीसरी प्रोसेस है निषेचन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। भाई निषेचन का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहां पर देखिए मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। भाई ये वजाइना वाला पार्ट होता है, ये सर्विक्स वाला पार्ट होता है। अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ समझने के लिए, जैसे ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु फीमेल के शरीर में जाते हैं और फीमेल के शरीर में होती है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंडाशय बोलते हैं, या इसको ओवरी बोला जाता है। तो जो ओवरी होती है भाई, 2 ओवरी होते हैं मादा के शरीर में, ठीक है, और ये होता है फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो
अंडाणु होते हैं ये फेलोपियन ट्यूब में आकर रुकते हैं और शुक्राणु जो है यहाँ पर अंडाणु से जाकर मिलते हैं और अंडाणु और शुक्राणु के बीच में क्या हो जाता है, इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर, आप क्या बताएंगे, निषेचन का मतलब यह है कि शुक्राणु का मादा शरीर के फेलोपियन ट्यूब मींस अंडवाहिनी में जाकर अंडाणु से मिलना क्या कहलाता है, यहाँ पर निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन कहलाता है। और अंडाणु कोशिका से जब ये मिलता है तो देखिए ये शुक्राणु कोशिका है, ये अंडाणु कोशिका है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर निषेचन हो रहा है और यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप है इसके भी आगे की और भी स्टेप है, तो हम उसको भी देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले चरण के बारे में हम देखते हैं कि अगला चरण क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगला जो चरण है वो है अंतरारोपण, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में शुक्राणु और अंडाणु मींस स्पर्म और ओवा के मिलने से बन जाता है जाइगोट। ठीक है, अब ये जो जाइगोट होता है ना, ये जो जाइगोट कहाँ बनता है भाई, फेलोपियन ट्यूब पे निषेचन होता है। तो अंतरारोपण का मतलब होता है कि ये जो जाइगोट है ये नीचे आता है फेलोपियन ट्यूब से, और ये नीचे आता है और कहां पर भाई, यूट्रस। यूट्रस मींस गर्भाशय की दीवारों पर आकर ये जो जाइगोट है ये धस जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतरारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, युग्मनज या जाइगोट का यहां पर आना। ठीक है, मतलब क्या बताएंगे आप, मादा अंग। ठीक है, मादा अंग या अंडवाहिनी से नीचे आना और गर्भाशय की दीवारों पर क्या होना, धस जाना। ठीक है, क्या बताएंगे आप, बताएंगे जाइगोट का अंडवाहिनी से नीचे आना और गर्भाशय की दीवारों पर धस जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं अंतरारोपण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रोसेस क्या है, तो अगली प्रोसेस है गर्भाविधीय मींस गैस्ट्रेशन है। देखिए गर्भाविधि गैस्ट्रेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है ये जाइगोट आकर धस जाता है। 9 महीने तक यहाँ पर इस जाइगोट का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, 9 महीने तक इस जाइगोट का यहाँ पर विकास होता है और यहाँ पर क्या होगा, गर्भाशय में युग्मनज या जाइगोट का 9 महीने तक विकास होगा। मींस यहाँ पर जाइगोट जो है, युग्मनज जो है, ये अल्प विकसित भ्रूण बनेगा, फिर अल्प विकसित भ्रूण से एक विकसित भ्रूण के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये अगली प्रोसेस है। इसके बाद में कौन सा चरण है, तो इसके बाद में जो चरण आता है वो प्रसव या फिर पर्चुरेशन है। पर्चुरेशन में क्या होता है भाई, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में इस बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि इतनी स्टेप है, कितने स्टेप है भाई, 6 स्टेप है, 6 चरण है प्रजनन के, जो कि मानव में होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है नर प्रजनन अंग पढ़ना है। ठीक है, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको नर प्रजनन अंग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।